हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम फाइटर में। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग को देखते हुए चलना है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, वह भारत के कौन से नंबर के सीडीएस हैं या फिर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो सीडीएस पद होता है, सीडीएस पद का पूरा नाम क्या है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। जो कि पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। उनके बाद क्या हुआ, उनका जो है ना मृत्यु हो गई थी, उनका विमान क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पद खाली रहा। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया, अनिल चौहान जी को क्या बना दिया गया, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। तो ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं? तो ये हैं दूसरे नंबर के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने शपथ कब ली थी, तो अनिल चौहान जी को 30 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेवी के चीफ कौन है वर्तमान में, या फिर आर्मी के चीफ कौन है, या फिर एयरफोर्स के चीफ कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नेवी के चीफ कौन है, नेवी के अध्यक्ष कौन है, तो नेवी के अध्यक्ष हैं, तो नेवी के कौन है, नेवी के वर्तमान में है आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नेवी के चीफ हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है, तो एयरफोर्स के वर्तमान में विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्मी के कौन है, आर्मी के, तो आर्मी के कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। ठीक है, आर्मी के कौन है, मनोज पांडे। तो सभी क्वेश्चन आपको एक एक करके नोट करने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है। तो अगर आप लोग कालिदास जी के बारे में जानेंगे तो कालिदास जी के कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आपको मैं बताने वाला हूं, तो कालिदास की कुछ रचनाएं थीं जो कि यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने अगर ऑप्शन देखा होगा पहला, कि आपके ऑप्शन पहला क्या है, मालविकाग्नि मित्रम। तो जो मालविकाग्नि मित्रम है उसको कालिदास ने लिखा है, तो इसका संबंध हो जाएगा कालिदास जी से। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी जो है ना कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी की रचना है, तो इसका भी संबंध कालिदास जी से है। और उसके बाद अगर आपसे मेघदूतम पूछा जाता है, तो मेघदूतम का संबंध भी किससे है, कालिदास जी से है। यानी कि जो मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम और जो मालविकाग्नि मित्रम है, इन सभी का संबंध किससे है, कालिदास से है। लेकिन जो मुद्रा राक्षस है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है विशाखा दत्त से। यानी कि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित साहित्य स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मुद्रा राक्षस है उसको किसने लिखा है, उसको लिखा है विशाखा दत्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में 9 राजनीतिक पार्टियों में से, भारत में 9 राजनीतिक पार्टियों को भारत में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। तो वर्तमान में 9 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से हाल ही में 2019 में एक नई पार्टी को जोड़ा गया था जो कि 9वीं थी, और उसका नाम क्या था, नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी कि NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी को जोड़ा गया था। यानी कि जो सबसे नवीनतम पार्टी है उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व जल सप्ताह, तो विश्व जल सप्ताह जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अगस्त के अंतिम सप्ताह में। और जो ये जो मनाती है, इस संस्था का नाम क्या है, इस संस्था का नाम है स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व जल सप्ताह इस वर्ष कब मनाया गया था। तो आप लोग जो अगस्त का लास्ट वीक है वो आंसर लगाएंगे, यानी कि अगस्त के जो हर साल होती है अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछे गए हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में किसकी सबसे ऊंची चोटी है। पलक्कड़ में चोटी सबसे ऊंची किसकी चोटी। देखिए जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में क्या है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पलक्कड़ में बीच में एक ब्लैंक दिया गया है, चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए पलक्कड़ में यहाँ पे जो अन्नाईमुड़ी है, पहला आपने ऑप्शन देखा कि अन्नाईमुड़ी, तो अन्नाईमुड़ी अगर आप जानते हैं कि जो अन्नाईमुड़ी चोटी है वो क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, अन्नाईमुड़ी चोटी कहते हैं। ठीक है, तो ये शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी है। तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एजेंडा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अन्नाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो एजेंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कि एक नाबालिग लड़की के लिए बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। तो एक नाबालिग लड़की के लिए बचत बैंक का खाता खोलने यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए उसे बैंक की भाषा में क्या कहा जाएगा, बैंक शब्दावली में क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा रिटेल यानी कि खुदरा। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन 7 में आपसे कह रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी हो जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। ऑप्शन आपके पास पद्मा सचदेव और दिलीप कौर कृतिवाना, अरुंधति रॉय और नलपत बलमणि अम्मा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि जो पहली महिला थी जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुई थी उनका नाम है नलपत बलमणि अम्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इनको मिला था सरस्वती सम्मान पहला। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है अरुंधति रॉय यहाँ पे ऑप्शन में है, तो अरुंधति रॉय को जो अपना मैन बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार, तो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, अरुंधति रॉय थी। तो यहाँ पे इनका भी आप लोग नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको फ्रिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार है ना, कई सारे लोगों को दिया गया है, अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है। तो यहाँ पे एक आपसे श्रेणी पूछी गई है फ्रिक्शन श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट था इस वजह से मैं लेकर के आया हूँ। फ्रिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है, तो फ्रिक्शन श्रेणी में दिया गया है नेतन्याहू को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 फ्रिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है, नेतन्याहू को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आप लोग आंसर नेतन्याहू। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन श्रेणी में कैसे दिया गया है, फिर भी आप लोग वही लगाएंगे। और आपसे और दूसरी श्रेणी पूछी ली जाती तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अवार्ड बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक तो सरस्वती सम्मान आप लोग नोट कर सकते हैं, सरस्वती सम्मान 2021, सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग लगाएंगे रामदरस मिश्र जी को। किसे, रामदरस मिश्र को क्या प्रदान किया गया है, सरस्वती सम्मान 2021। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान 2021 के व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो व्यास सम्मान आपसे आंसर लगाएंगे असहत बजाहत। कौन व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है असहत बजाहत को, असहत बजाहत को। ठीक है, बजाहत को। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और बोलने जा रहा हूं, जो कि है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है,
वो किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है किसे? आशा पारेख जी को। ठीक है, आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है रणवीर सिंह को, जिनकी फिल्म का नाम था 83। ठीक है, फिल्म का नाम क्या था? 83, और बेस्ट एक्टर क्या थे? रणवीर सिंह। ठीक है, 83 फिल्म के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला पुरुष युगल पदक जीता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला पुरुष युगल पदक जीता था? तो उसका नाम है, एक जो रंकी रेड्डी हैं उनने जीता था, और उसके बाद एक है अपने चिराग शेट्टी। तो दोनों लोगों ने जीता, यानी कि पहला और दूसरा दोनों लोग इसके करेक्ट आंसर हैं यहाँ पे, यानी कि रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों लोगों ने जीता है और BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब। ठीक है, पुरुष युगल में, यानी कि सिंगल्स में नहीं, पुरुष युगल में। ये है क्या? ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट था। ठीक है, बैडमिंटन का था, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जापान में आयोजित हुआ था, जापान के टोक्यो में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से संबंधित है, किस साम्राज्य से प्रेरित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मतलब किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मराठा साम्राज्य से, और मराठा साम्राज्य में किससे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज से ये संबंधित है। तो यहाँ पे जो न्यू इंडियन नेवी का फ्लैग बनाया है उसमें संबंध किसका है? छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है, उनसे प्रेरित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मराठा साम्राज्य से प्रेरित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंडियन नेवी की बात आई है, तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में निकल के गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके चीफ कौन है? तो आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपने देखा कि दिवस इंडियन नेवी डे हो गया, तो आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपसे क्या बोल रहे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 11 में आपसे कह रहे हैं कि उच्च बहुउद्देशीय परियोजना निम्न का निर्माण रावी नदी पर किया जा रहा है। रावी नदी की एक सहायक नदी उज पर किया जाने की योजना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जो उज परियोजना है, जो उज बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, वो किस नदी पर है? रावी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है उज, और वो उस पर बन रही है। ठीक है, तो उज परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी करंट के व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे उज परियोजना किससे संबंधित है? रावी नदी की सहायक नदी पे है, उस पर बन रही है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि रावी नदी जो है ना, रावी नदी की जो वैदिक नाम है, वेदों में इसका नाम है, तो वेदों में इसका क्या नाम है? इरावती। क्या नाम है इसका? इरावती नदी। ठीक है, तो इरावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इरावती। ठीक है, अब आपके सामने एक बिपाशा दिखा है, एक यहाँ पे लिखा है कालिंदी। तो बिपाशा किस नदी को कहा गया है? तो बिपाशा कहा गया है ब्यास नदी को। ब्यास नदी का नाम क्या है? बिपाशा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कालिंदी किस नदी को कहा जाता है, तो कालिंदी किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना को कहा जाता है कालिंदी। ठीक है, यमुना को क्या कहते हैं? कालिंदी कहते हैं। बिपाशा किसको कहते हैं? ब्यास नदी को कहते हैं। और रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इंद्रावती। ठीक है,
इरावती सॉरी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें आपसे हिस्ट्री से संबंधित जितने भी आपसे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और पूछ सकता है एग्जामिनर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों के द्वारा कैद करके उसको कैद में मार डाला गया। तो देखिए यहाँ पे जो मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था वो दिया गया था तात्या टोपे जी को। तात्या टोपे जी को क्या किया गया था, एक नरवर के राजा थे, नरवर के राजा का नाम क्या था, मानसिंह नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था, इनको धोखा दे करके अंग्रेजों को सौंप दिया। तो यहाँ पे तात्या टोपे जी को कैद में रख के जो अंग्रेज थे उनने मार दिया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे 1857 की क्रांति आई है, जो 1857 की क्रांति है आपके सामने, 1857 की जो क्रांति है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपसे इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब इसमें किस जगह पे कौन अध्यक्ष था, किस जगह पे किसने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तात्या टोपे की अगर बात करें तो तात्या टोपे ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी, तात्या टोपे ने की थी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में तात्या टोपे ने विद्रोह किया था। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिन्होंने कानपुर में किया था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था नाना साहेब। ठीक है, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब। तो दोनों लोगों ने, एक तात्या टोपे और एक अपने नाना साहब, दोनों लोगों ने कानपुर पर विद्रोह किया था। उसके बाद नाना साहब की मैंने बता दी है कि कानपुर में कुंवर सिंह ने और खान बहादुर खान, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था, तो कुंवर सिंह के बारे में आप अगर बताएंगे कि कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था और खान बहादुर खान ने कहाँ पर किया था। तो खान बहादुर खान की अगर हम बात करते हैं कि खान बहादुर खान और एक थे आपके, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे आपके खान बहादुर खान हैं और एक कुंवर सिंह हैं, और एक आपके बेगम हज़रत महल, वो इम्पोर्टेंट थे, बेगम हज़रत महल। तो बेगम हज़रत महल ने कहाँ पे आपका जो विद्रोह है वो किया था, तो बेगम हज़रत महल के द्वारा, बेगम हज़रत महल के द्वारा लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में विद्रोह किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल बख्त खान, कौन, जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान, तो जनरल बख्त खान ने कहाँ पे किया था, तो दिल्ली में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट के देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष में किस तारीख को पड़ती है, जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर में होता है। तो देखिए ग्रीष्मकालीन संक्रांति आपसे पूछी जा रही है कि किस तारीख को पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका होने वाला है 20 या 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। अगर आपसे पूछा जाए कि शीतकालीन संक्रांति किस वर्ष, मतलब किस तारीख को पड़ती है, तो आपसे आंसर लगाएंगे 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, अयोध्या, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो आंसर इसका क्या है, जो सूरजकुंड मेला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है, तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है फरीदाबाद में, जो कि कहाँ पर है, अपना हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में स्थित है, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेला और महोत्सव लिखाने जा रहा हूं, तो उनको आप लोग एक बार नोट जरूर कर लें। आपसे अगर पूछा जाए कि मरु महोत्सव कहां पे मनाते हैं, मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव कहां पे मनाया गया, तो जैसलमेर में आप लोग लगा सकते हैं, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। तो मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, पोखरण के जैसलमेर और राजस्थान में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, लद्दाख में। कहाँ पे मनाते हैं, लद्दाख। ठीक है, लोसार महोत्सव हो गया लद्दाख में। और एक आपसे पूछा जा सकता है लोसांग, लोसांग, तो दोनों एक ही, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक तो लोसार और एक लोसांग। तो लोसांग कहाँ पे होता है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलडोल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, फूलडोल फेस्टिवल, तो फूलडोल फेस्टिवल मनाया जाता है शाहपुरा राजस्थान में। कहाँ पे मनाते हैं, शाहपुरा राजस्थान में। एक आपसे पूछ सकता है कि नुआखाई, 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 तो नुआखाई कहाँ पे मनाया जाता है, नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और मनाया जाता है जिसका नाम है रज पर्व,
रज पर्व कहाँ पे मनाते हैं? उड़ीसा में। नुआखाई भी कहाँ पे मनाते हैं? उड़ीसा में। उसके बाद एक और मनाया जाता है जिसका नाम है धानु यात्रा। तो धानु यात्रा फेस्टिवल भी कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। तो इस मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी मैं आपको एक लिस्ट दे के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।